शुरुआत करते हैं अपने सेशन की और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करने की। आइए पहले करते हैं, दिस सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स डैश। दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स डैश। उन्होंने सप्लाई कर दिया द रिक्वायर्ड। अरे आर्या कितनी बार गुड इवनिंग बोलेगा भाई, कितनी बार गुड इवनिंग बोलेगा भाई? एक बार में समझ में आता है मेरे दोस्त, समझ में आता है मेरे को एक बार में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, तो देखो यहां पर हम बात करते हैं बेटा, पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है। उन्होंने सप्लाई किया क्या? द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट बेटा। सब्जेक्ट लिखने के बाद, वर्ब लिखने के बाद, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद, तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से चाहिए होता है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? एमपीटीआर। और जो एमपीटीआर है वो है मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, और ये सब होता है एडवर्ब। तो हमें इसके बाद जरूरत किस चीज की है? एडवर्ब की। तो बेटा हैवी भी एडजेक्टिव होता है, हैवीली एडवर्ब होगा। क्लियर एडजेक्टिव है तो क्लियरली एडवर्ब होगा। एबल एडजेक्टिव है ना, और ये भी एडजेक्टिव है, तो एबल जो है वो एडजेक्टिव हुआ। एबल या इबल जिस वर्ड के एंड में होता है तो वो एडजेक्टिव। तो हमें चाहिए एडवर्ब, तो ये तीनों तो गलत हो गए। तो आंसर हो जाएगा फोल्टलेसली। फोल्टलेस क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा तो एडवर्ब। तो हमें चाहिए एडवर्ब, और यहां लिखे 3 एडजेक्टिव, तो 3 एडजेक्टिव गलत, आंसर एडवर्ब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या कहता है? दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स फोल्टलेसली, कि उन्होंने सप्लाई किया बिना किसी गलती के रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, जो जरूरत का ह्यूमन रिसोर्स था वो उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, हाँ चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा? पहली बार मेरे पहली बार मेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। गाना गा, गाना गा ये वाला। हाँ ओके ओके, चलिए मेरी आवाज बड़ी खराब है वरना मैं ही गा देता। द एंकर गिव अस, जो एंकर है उसने हमें दिया डैश, ए डैश वेलकम। ए आर्टिकल आया, एक आर्टिकल आया, तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, और बेटा नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या चाहता होता है बेटा? एडजेक्टिव। तो हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। तो वेलकम कैसा होता है? मतलब किसी का वेलकम देते हैं तो वार्म वेलकम होता है, वर्थ वेलकम होता है, विनिंग वेलकम होता है, या वंडरफुल वेलकम होता है। तो बेटा इसी को कहते हैं कोलोकेशन। कि कुछ चीजें कुछ सिचुएशन के साथ फिक्स्ड, जैसे एक्सीडेंट का होना, तो एक्सीडेंट का होने को हम मीट विद एन एक्सीडेंट कहते हैं, कि ही मेट विद एन एक्सीडेंट, कि मीट विद एन एक्सीडेंट। कहता है एक्सीडेंट के साथ कौन मिलता है? कि कोई इंसान थोड़ी एक्सीडेंट की उसके साथ हाय हेलो करेगा कि मीट क्यों आ रहा है। तो कि एक्सीडेंट होना, तो बहुत से बच्चे सोचते सर ये हैपन विद एन एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? तो बेटा बस पॉइंट यही है कि ये कोलोकेशन है, एक्सीडेंट के साथ हम मीट लगाते हैं, हम उसके साथ हैपन होने के लिए हैपन नहीं लगाएंगे, मीट लगाएंगे। हैपन नहीं होगा, मीट विद एन एक्सीडेंट, दैट्स इट। तो वेलकम जो होता है वो वार्म होता है, तो उसे कहते हैं वार्म वेलकम। फिक्स चीजें हैं कुछ, फिक्स चीजें हैं कुछ। ठीक है ओके, तो आंसर हो जाएगा ए। तो बेटा सेकंड का आंसर ए। अब थर्ड क्वेश्चन, आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। केस के अंदर सच को जानने के बाद जो ज्यूरी ने राइट डिसीजन लिया, सही डिसीजन लिया ज्यूरी ने केस की सच्चाई को जानने के बाद। एरर बताओ, एरर बताओ। हाँ जी, आंसर होगा द। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सच को जानने के बाद, मींस ये वो सच है जो पर्टिकुलर है। तो जो सच जो होता है वो एकदम डेफिनेट चीज होती है, इसलिए ट्रूथ के साथ द लगता है। जैसे स्पीक द ट्रूथ, जो एग्जैक्ट चीज है, और जब नाउन एग्जैक्ट होता है तो एग्जैक्ट चीज को बताने के लिए आर्टिकल द लगता है। तो उन्होंने पर्टिकुलर एग्जैक्ट सच को जाना होगा, तभी तो ज्यूरी ने सही डिसीजन लिया। कोई भी चीज नहीं आई उसके सामने, उनके सामने एग्जैक्ट सच आया। तो जो एग्जैक्ट चीजें होती हैं वो डेफिनेट होती हैं, डेफिनेट चीजों के साथ, डेफिनेट नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगता है। तो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, तो मेरे बच्चे यहां पर आफ्टर नोइंग द ट्रूथ का आर्टिकल एरर। ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देयर वी गो। दर्शन विश्ड
ही हैडंट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। बिल्कुल बेसिक से एरर है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर एरर है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर एरर है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर एरर। बताइए 4 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल बेसिक लेवल पर एरर है। मैं दू बेटा जो हैव है, हैव की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव की थर्ड फॉर्म है हैड, हैव की ही फॉर्म है हैड, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वेंट ना होकर गोन होगा। सो सिंपल, इसमें क्या ही टाइम वेस्ट करना, वेंट की जगह गोन होगा। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बेटा कितनी बेसिक सी बात है। तो बेटा मैंने बताया ना, मैं कुछ क्वेश्चंस सिर्फ इसलिए नहीं लाता कि आप उसके अंदर बहुत सोचे, मैं कुछ क्वेश्चंस इसलिए लाता हूं कि बेटा बहुत से क्वेश्चन में सोचने की ही जरूरत नहीं होती, देखते के साथ ही आंसर बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसलिए लेकर रखता हूं मैं आपके सामने कि उनके अंदर इतना नहीं सोचना होता बेटा। अब कुछ क्वेश्चंस इसलिए लाता हूं कि सोचना पड़े, कुछ क्वेश्चंस इसलिए लाता हूं कि आपका दिल दिमाग हिले, और कुछ क्वेश्चंस इसलिए लाता हूं आसान से कि बेटा आपको यह समझ में आ पाए कि इंग्लिश इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हां जी, आइए अगला। नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज एन इंप्रूवमेंट इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट्स, द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल नेसेसिटीज टू सिटीजन्स सच एज फूड, education, social service, medical help, and so on, as well as an increase in per capita income. हाँ जी, आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो बेटा इसका जो आंसर होगा ना वो डी होगा। अब डी ही क्यों होगा बेटा? सेंटेंस में हिंट्स होते, इसका आंसर सिर्फ डी होगा और कोई क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकता? तो देखो क्यों होगा। कहते हैं जो नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्र का जो विकास है, राष्ट्र का जो विकास है उसको डिफाइन किया जाता है कि भाई राष्ट्र का विकास किस रूप में विकास, आप विकास किस चीज को मान रहे हो कि राष्ट्र का विकास है? कि इज एन इंप्रूवमेंट इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट्स, कि अगर लोगों के डेली अरेंजमेंट में इंप्रूवमेंट हो रहा है तो राष्ट्र का विकास हो रहा है। कह रहे लोगों के जो डेली अरेंजमेंट्स हैं उनके अंदर उनका इंप्रूवमेंट हो रहा है तो राष्ट्र का विकास हो रहा है, वरना राष्ट्र का विकास नहीं हो रहा है। तो कह रहा डेली अरेंजमेंट्स क्या? कह रहा डेली अरेंजमेंट्स क्या? द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल नेसेसिटीज, कि बेटा जो उनको एकदम आधारभूत जरूरत की जो चीजें होती है वो मुहैया हो रही है कि नहीं हो रही है। कि जैसे सच एज फूड, उन्हें खाना मिल रहा है कि नहीं, उनकी एजुकेशन हो रही है कि नहीं, सोशल सर्विस मिल रहा है कि नहीं, मेडिकल हेल्प मिल रहा है कि नहीं, एंड सो ऑन। अगर लोगों को ये सब चीजें मिल रही हैं तो राष्ट्र का विकास हो रहा है। और सब चीजों से राष्ट्र का विकास नहीं होता, तो असली राष्ट्र का विकास है इन चीजों पर फोकस होना। तो सरकार को इन चीजों पर फोकस करना चाहिए तो राष्ट्र का विकास है। लेकिन राष्ट्र का विकास हम कुछ और ही समझते हैं। तो उसने कहा ये क्या बोला? डेली अरेंजमेंट्स। तो डेली अरेंजमेंट्स क्या है? तो जो लिविंग कंडीशन है, कि अगर वहां की जनता की लिविंग कंडीशंस बेहतर हो रही है, वहां की जनता की लिविंग कंडीशंस बेहतर हो रही हैं तो हाँ राष्ट्र का विकास हो। तो यहां पर और कोई चीज इसको मैच करती ही नहीं। क्लियर हुआ ना? तो सेंटेंस के अंदर हिंट होते हैं, उन हिंट्स को पहचानना होता है। आई विल नॉट गो आउट इफ इज रेनिंग। बताइए कौन से टॉपिक से एरर है, क्या एरर होगा? कौन से टॉपिक से एरर है, क्या एरर होगा? तो बेटा ये कंडीशनल सेंटेंस से एरर है, ये एरर है कंडीशनल सेंटेंस से एरर है। कंडीशनल सेंटेंस में वो भी है प्रोबेबल कंडीशन से एरर, प्रोबेबल कंडीशन से, फ्यूचर का ऐसा कंडीशन जो हो भी सकता है नहीं भी। तो जिसके अंदर दो सिचुएशंस होती हैं, एक होती है कंडीशन और दूसरा होता है रिजल्ट। एक कंडीशन दूसरा रिजल्ट। तो कंडीशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं और रिजल्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। तो रिजल्ट इसने दे दिया आई विल नॉट गो आउट, रिजल्ट दे दिया मैं नहीं जाऊंगा, रिजल्ट बता दिया। कह रहा क्यों नहीं जाऊंगा? कंडीशन। तो कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट सिर्फ बी में है, इफ इट रेन्स। इफ इट रेन्स कंडीशन जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से दर्शाई जाएगी। तो ये कंडीशन है, ये रिजल्ट है। कि अगर बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, इफ इट रेन्स आई वोंट गो, दैट्स इट। ठीक है ना? तो ये कंडीशनल सेंटेंस एरर, ग्रामर का एरर है। एंटोनिम, अब वोकैबुलरी आ गया, एंटोनिम वोकैबुलरी आ गया। रिजिबल का आपको एंटोनिम अपोजिट बताना है, रिजिबल।
रिजिबल का एंटोनिम बताना है। सीरियस, क्यूरियस, ड्रोल, गिडी। सीरियस, क्यूरियस, ड्रोल, गिडी। देख ली बेटा, हम क्या क्या कर रहे हैं, ग्रामर भी देख रहे हैं, रीडिंग भी देख रहे हैं, वोकैबुलरी भी देख रहे हैं, सारी चीजें, क्योंकि एग्जाम 3 ही पार्ट में डिवाइड है, वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग। तीनों चीजों को बेहतर करना है आपको। अब रिजिबल का मीनिंग मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है हास्य पद। ये होता है जो चीजें हंसा दे, ये होता है हास्य पद, जो चीजें हमें हंसा दे। और ये इसका सिनोनिम है, ये भी होता है हास्य पद, जो चीजें हमें खुशी प्रदान करे, हंसा दे। तो हास्यपद चीजें जो होती है वो हो जाएंगी ड्रोल। अगर सिनोनिम मांगता तो आंसर ये होता। क्यूरियस होता है जिज्ञासु, क्यूरियस होता है जिज्ञासु, इंक्विजिटिव, जिज्ञासु। गिडी होता है चक्कर आना, चक्कर आना। तो जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूं, आई एम फीलिंग गिडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग गिडी। तो इसका मतलब है ये बात खुश होने की कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा सीरियस। तो जो सीरियस होते हैं, हम किसी बात पर गंभीर होते हैं, तो जब हम गंभीर होते हैं तो हंसते नहीं है, और जब हंसते हैं तो गंभीर नहीं होते। ये इसका एंटोनिम है, ये एंटोनिम पूछ रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर हो बेटा? अगला आंसर फिर अगेन एंटोनिम। मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन, के टाउन के नियर जो ज्यादातर जमीन है, नियर द टाउन, टाउन के पास जो ज्यादातर जमीन है वो क्या है? टाउन के पास जो ज्यादातर जमीन है वो क्या है? बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, अनउपजाऊ, इसको कहेंगे अनउपजाऊ, अनउपजाऊ ऐसे लिखेंगे, अनउपजाऊ, जो बंजर है, अनउपजाऊ। तो इसका एंटोनिम तो कहता है जो मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन, टाउन के पास जो ज्यादातर जमीन है वो बंजर है, बट द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स, लेकिन फार्मर्स के प्रयत्नों ने हैव टर्न इट, उसे बदल दिया। किस चीज में बदल दिया? किस चीज में बदल दिया? तो भैया उसको बदल दिया फर्टाइल, उसे उपजाऊ भूमि में बदल दिया। तो उसे उपजाऊ भूमि में बदल दिया, क्योंकि उसका अपोजिट लिखना है, बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया। अब ये क्या होता है? स्टरलाइट, इनफर्टाइल और अनफ्रूटफुल, इन सबका मतलब अनउपजाऊ होता है, इन सबका मतलब अनउपजाऊ होता है। ये सब सिनोनिम है। बैरन, बैरन के सिनोनिम है स्टेरलाइट, क्या कहते हैं, स्टेराइल, इनफर्टाइल और अनफ्रूटफुल। ये तीनों अनउपजाऊ, इसके सिनोनिम है, एंटोनिम बनेगा फर्टाइल, एंटोनिम बनेगा फर्टाइल। क्लियर हो गया बच्चे? तो देखो ये 2 बार आया हुआ है, 23 में भी आया है, 24 में भी आया है। टीयर 1 में एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 दोनों में आया हुआ है यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट करता है बेटा, क्वेश्चंस रिपीट करता है। यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाए हैं कि रिपीट हुए हैं, लेकिन जनरली हर क्वेश्चन रिपीटेड है। कोई नए एग्जाम के लिए नई वोकेबलरी नहीं बनती है बेटा, नए एग्जाम के लिए नया वोकेबलरी नहीं बनता है, वोकेबलरी पहले से है, बस वो रिपीट होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं वो वोकेबलरी लेकर आऊं जो मैं पढ़ता हूं, तो मेरी निगाह में जो ज्यादातर शब्द अब मेरे को ज्यादातर नजर आ रहे हैं, मैं वो ढूंढ ढूंढ के ले आता हूं आपके सामने। तो आप पढ़े तो शायद आपके सामने भी वही शब्द आ जाए फिर, क्योंकि रिपीट तो हो ही रहे, नए शब्द थोड़ी बन रहे। चॉइस बिटवीन 2 अनसेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव्स, कहता है चॉइस बिटवीन 2 अनसेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव। तो मतलब भाई मेरे पास 2 अल्टरनेटिव है, या तो मैं ये कर लूं या तो मैं ये कर, कि या तो मैं जॉब में रुकूं और या फिर नौकरी छोड़ दूं। 2 अल्टरनेटिव है मेरे पास। अगर जॉब में रुकता हूं तो वहां की जो परेशानियां है वो झेलनी पड़ेंगी, और अगर मैं नौकरी छोड़ूं तो भाई नौकरी छोड़ता हूं तो भाई बेरोजगार हो जाऊंगा, तो भी दिक्कत। तो जब ऐसी 2 सिचुएशन, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, नौकरी छोड़ूं तो बेरोजगार, नौकरी ना छेड़ूं तो, अगर नौकरी ना छोड़ूं तो भाई मैं क्या कहते हैं, नौकरी में आने वाली परेशानियों को झेलूं। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं हम डिलेमा, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं डिलेमा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसको कहते हैं डिलेमा, कि भाई क्या करें क्या ना करें, ऐसी अवस्था, समझ रहे, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं असमंजस, असमंजस की स्थिति, क्या करें क्या ना करें। प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, डिफिकल्टी, है तो मीनिंग आपको इजी है, पता ही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा असमंजस, डिलेमा। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस, कि भाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ये भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्पेस के अंदर दूर के ऑब्जेक्ट को जो स्पेस में उनको देख सके, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ।
तो देखो माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये सूक्ष्मदर्शी होता है, ये सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे क्या कहते हैं, जैसे हाथ के अंदर जैसे जो दही है, दही के अंदर जो कीड़े होते हैं, क्योंकि वो तो दूध फटा हुआ दूध होता है, खराब दूध होता है, वही तो दही होती है, लेकिन वो जो कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। तो उसे हम मतलब बेयर आइज से नहीं देख सकते, उसको हम जिससे देखते हैं वो सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। तो माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब वेरी टाइनी, चीजों को देखने वाला स्कोप जो होता है। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, ये बेसिकली लाइट के स्पेक्ट्रम को समझने वाला होता है, कि रोशनी को समझने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे लाइट स्पेक्ट्रम को समझने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। लाइट के स्पेक्ट्रम को समझने वाला ये होता है, तो ये भी नहीं है, तो ये होता है टेलीस्कोप। तो टेले का मतलब जो होता है, यहां पे जो टेले है ना, टेले का मतलब होता है दूर, टेले का मतलब होता है डिस्टेंस, तो के दूर की चीजों को देख पाते हैं। तो इसका जो ये जो डेफिनेशन है वो टेलीस्कोप की है। तो बाइनोकुलर्स जो होता है वो होता है दूरबीन, बाइनोकुलर्स जो होता है दूरबीन। तो इसको तो हम कुछ भी देख सकते हैं, आंसर होगा हमारा टेलीस्कोप सर। बेटा मॉर्निंग में अभी लाइव नहीं आते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर ऑफलाइन बैचेस इतने होते हैं बेटा, मॉर्निंग के अंदर ऑफलाइन बैचेस इतने होते हैं, तो रात में ही बिल्कुल फ्री होके आना होता है। 12 घंटे में से मतलब 9 या 10 घंटे तो क्लास होती है ऑफलाइन, घर क्लास में खड़े खड़े बच्चों के सामने, तो ऑनलाइन आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर क्लास भी तैयार करनी होती है, क्योंकि और सब सारी क्लासें एक दिन पहले तैयार करनी होती है, रात को लेट हो जाता हूँ, समझ रहे। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, आई थॉट, एक इडियम्स एंड फ्रेजेस में से फिल करें। आई थॉट सोनम वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी। यार देखो ये सोनम, ये मैंने 2 दिन पहले बनाया, मैंने क्या क्वेश्चन, मैंने कहा सोनम, फिर मुझे एकदम मेघालय की याद आ गई, फिर मुझे मेघालय की याद आ गई, सोनम गुप्ता बेवफा है। सोनम की याद आ गई भाई। आई थॉट सोनम वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी बट व्हेन आई गॉट इनटू ट्रबल, कि भाई मैंने सोचा जो सोनम है वो हमेशा ऑलवेज स्टिक बाय मी, स्टिक बाय मी का मतलब हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। मैंने सोचा था कि सोनम जो है मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, है ना। बट व्हेन आई गॉट इनटू ट्रबल, लेकिन जब मैं परेशानी में आया, शी टर्न्ड आउट टू बी ए डैश, शी टर्न्ड आउट टू बी ए डैश, तो वो डैश निकल कर आई। क्या निकल कर आई? हार्ड नट टू क्रैक निकल कर आई, ओपन सीक्रेट निकल कर आई, ए फेयर वेदर फ्रेंड निकल कर आई, या व्हाइट एलिफेंट निकल कर आई? व्हाइट एलिफेंट निकल कर आई। अब ये बताओ, सोनम गुप्ता। आजकल उसी की चर्चाएं हैं बेटा, उसी की चर्चाएं हैं। हाँ जी, तो आंसर मैंने जब इनके मीनिंग बताऊं, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है लोहे के चने चबाना। ये देखो सबके मीनिंग लिख लो बेटा, ये सारे प्रोवर्ब हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, देख लो ये। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना, हार्ड नट टू क्रैक। अगला है ओपन सीक्रेट, खुली किताब। कहते यार माई लाइफ इज ओपन सीक्रेट, मेरी जिंदगी तो खुली किताब है, मतलब कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं है जो छुपा हुआ हो, सारे सीक्रेट सबके सामने। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब सुख का साथी, सुख के सब साथी, दुख में ना सोनम गुप्ता, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड, तो ये कहते हैं सुख के साथी, जो सुख का साथी, दुख में ना कोई, फेयर वेदर फ्रेंड। और होता है व्हाइट एलिफेंट, होता है महंगी वस्तु, ये होता है महंगी वस्तु। व्हाइट एलिफेंट होता है महंगी वस्तु। हाँ बेटा, शिवम मिश्रा, मेरे बेटा ये मेरे हाथ में नहीं है बेटा इंस्टीट्यूट, ये गौरव सर डिसाइड करते हैं, और इतनी सारी क्लासेस होती है, मैंने बताया ना ऑफलाइन इतनी सारी क्लासेस होती हैं, तो किस हिसाब से बनेगा, और गौरव सर कर देंगे तो हम मॉर्निंग में भी आ जाएंगे लाइव भाई। हाँ जी, जरा देखो, लोहे के चने चबाना, खुली किताब, सुख का साथी, महंगी वस्तु। तो कहता है भी मैंने सोचा था कि सोनम जो है वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन जब मैं परेशानी में आया तो शी टर्न्ड आउट टू बी ए फेयर वेदर फ्रेंड। वो तो सिर्फ सुख के साथ ही निकली, सुख में साथ थी और दुख में साथी नहीं थी। उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे मार दिया। क्लियर हुआ बेटा? तो सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस है, याद रखना। चलिए सिचुएशन के हिसाब से दिए गए हैं। ऑन क्लाउड 9, एक और इडियम फ्रेज, ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 बताओ क्या होता है?
ऑन क्लाउड 9। अब देखो ये 3 बार आया है, देखो बेटा मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूं, ये 3 बार मैं बता रहा हूं बेटा, रिपीट होते हैं मेरे बच्चे, तो 21 में, 22 में, 23 छोड़ के 24 में रिपीट है बेटा, नए नहीं बनते हैं। ये जो कहावतें हैं बनी हुई हैं, घर का भेदी लंका ढाए, अब ये पहले से बनी हुई है, क्योंकि ट्रेटर इज द वर्स्ट एनिमी। अब पहले से बनी, अब नई कहावतें नहीं बनी हुई है भाई, पुरानी कहावतें वही आती हैं। आप जितनी जल्दी नहीं याद कर लोगे उतना इन पर काबू पा लोगे। याद करो इनको रोजाना 5-10, बताओ अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार याद करो बेटा। और क्लाउड 9 होता है, आपने सुना होगा ना, 7वें आसमान पर। कह रहा यार आज ना उसने मुझे मैसेज कर दिया यार, इतने दिन से वेट कर रहा था, आज तो मैं 7वें आसमान पर, इतने दिन से उसके मैसेज का वेट कर रहा था, आज मुझे उसने मैसेज कर दिया, आज मैं 7वें आसमान पर हूं, तो मतलब बेहद खुश। तो इंग्लिश में वो क्लाउड 9 होता है, जो हम 7वें आसमान पर होते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में वो 9वां आसमान होता है ना, वो 9वां आसमान, ऑन क्लाउड 9 मतलब बहुत खुश होना, 7वें आसमान पर होना, 7वें आसमान पर होना। तो ये हिंदी की कहावत है, जिसका मतलब होता है बेहद बेहद खुश होना, बेहद खुश होना, कि 7वें आसमान पर होना, बेहद खुश होना। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डिलाइटेड। डिलाइटेड होता है वेरी हैप्पी, आंसर डिलाइटेड होता है वेरी हैप्पी है। कह रहा शिवम मिश्रा कि मेरा भी नाम लो, शिवम मिश्रा, शिवम मिश्रा, शिवम मिश्रा, गौरव मिश्रा। ओ गौरव सर भी तो मिश्रा है। शिवम मिश्रा के साथ साथ गौरव मिश्रा। हाँ जी, क्लियर हो गया ना बेटा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बनाइए, पैसिव वॉइस। कैन यू कंपोज एन इंस्पायरिंग पोएम? क्या तुम इंस्पायरिंग पोएम बना सकते हो बेटा? 8 बजे तक होती है 15, ये हमारी जो क्लास है 7:15 से 8 बजे तक, 15 मिनट जो है वो कम, बाकी 1 घंटे की क्लास मान लो, 1 घंटे में 15 मिनट कम, 45 मिनट। आंसर, तो कैन यू कंपोज एन इंस्पायरिंग पोम? तो बेटा देखो कैन मॉडल है और मॉडल के बाद V1 है, तो बेटा एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में मॉडल के साथ हम V1 लगाते हैं, तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है जब सब्जेक्ट एक्शन करता है। और इसका पैसिव वॉइस बनाना होता है तो मॉडल को सेम रखो, क्योंकि मीनिंग नहीं बदलना होता है। मॉडल बदल दोगे तो मूड बदल जाएगा, मूड बदल जाएगा, फीलिंग बदल गई, फीलिंग बदल गई तो सेंटेंस का मीनिंग बदल गया। तो मॉडल सेम रखो, लेकिन पैसिव वॉइस में आपको V1 को B+V3, क्योंकि वो स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस ही नहीं जहां B+V3 नहीं है। तो सबसे पहले वर्ब देखा करो, तो कैन B+V3 कहां पर है, तो कैन B+V3 यहां पर है। फिर अगला है कैन B+V3 यहां पर है, यहां पर कैन B+V3 यहां पर है। तो हमने देखा कैन B नहीं है, B है ही नहीं, V3 है, B है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। तो V3 है लेकिन B नहीं है, तो देखो ये गलत। तो अब वर्ब से एक कट गया, बाकी अब इनमें से देखो, अब इनमें से देखते हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट द क्वेश्चन मार्क। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर मस्ट बी हैविंग अ क्वेश्चन मार्क ऑलवेज। जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो आप देखो हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, तो हर जगह हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में होना चाहिए। तो यहां हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, लेकिन यहां सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो ये भी गया। तो यहां पे कह रहा है हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, लेकिन ये तो पहले ही कट गया। तो आंसर इन दोनों में से एक है, इन दोनों में से एक है। तो इसके अंदर यू सब्जेक्ट का बाय प्लस डूअर नहीं दे रखा, इसमें बाय प्लस डूअर नहीं है, तो ये गया। तो यहां पर बाय प्लस डूअर दे रखा है, तो आंसर सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आंसर सी हो जाएगा। तो देखो 3 बेटा ऐसे सिचुएशन में ये देखा करो कि एक सही है, सही है, बाकी 3 गलत क्यों है, 3 गलत क्यों है, 3 गलत भी काटो। अगला ये भी पैसिव वॉइस बनाना है, इसका सेम है, सेम मॉडल, विल रेस्पेक्ट, विल रेस्पेक्ट। मॉडल की बात है एक्टिव वॉइस में, तो मॉडल प्लस V1, और बेटा पैसिव वॉइस में मॉडल सेम रखो, मॉडल चेंज नहीं करना है, और B+V3 आंसर मिल जाएगा। तो देख लो, तो यहां पे क्या कहता है, विल रेस्पेक्ट,
तो अब इसका क्या दे रखा है, विल रेस्पेक्ट, तो इसका क्या बनेगा, विल बी रेस्पेक्टेड। तो देखो विल बी रेस्पेक्टेड कहां का है, विल बी नहीं है, बीइंग दे दिया, गलत, विल बी चाहिए हमें, विल हैव दे दिया, हमें बी चाहिए, विल बी रेस्पेक्टेड, ये हो सकता है आंसर, विल बी रेस्पेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा, बी के बाद B3 चाहिए, गलत हो गया आंसर सी, विल बी रेस्पेक्टेड। अबे शिवम शिवम तो इतना क्यों रो रहा है यार, तो मतलब वो मेरी बात समझ में नहीं आती, तो क्लास पे ध्यान देना बेटा, फोकस ऑन क्लास, फोकस ऑन क्लास, बाकी सब बकवास। ओ माय गॉड, ये तो राइमिंग हो गई, फोकस ऑन क्लास, बाकी सब बकवास, ठीक है। तो आ जाओ क्लास में सेंटेंस अरेंजमेंट बनाइए, रीडिंग, ये आ गया रीडिंग, सेंटेंस अरेंजमेंट, रीडिंग, रीडिंग स्किल्स है। किंग जोंग से समझाया, किंग जोंग से समझा कुछ नादान बच्चे को, लड़कियों की तरह रोए जा रहा है इतना तो लड़की भी नहीं रोती है रे, तो कितना रोता है। चलिए आंसर देखिए बेटा, जब भी आपके पास सेंटेंस अरेंजमेंट आए, सबसे पहला ऑप्शन होता है, आपको ये देखना होता है कहां से शुरू हो रहा है, कि भाई पैसेज शुरू कहां से हो रहा है। ये देख लो, ये पैराग्राफ शुरू कहां से, डी बी सी ई, तो पहला जो है या तो डी होगा, पहला बी होगा, पहला सी या ई, पहला सी होगा या पहला ई, मतलब ये पहला नहीं हो सकता, ए जो है वो पहला नहीं हो सकता, ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या कहते हैं, ये देख लो कि इनमें से पहला कौन सा होगा, तो पढ़कर देख लो, बट माई ओपिनियन इज, तो बेटा बट मतलब कंजंक्शन, और बट ऐसा कंजंक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है, एक सिमिलर सिचुएशन होती है उसका अपोजिट बताता है, बट हमेशा अपोजिट, तो जब तक कोई सिमिलर सिचुएशन नहीं होगी तो अपोजिट कैसे बताएगा, तो यहां से शुरुआत नहीं हो सकती, अगर बी से शुरुआत नहीं है तो ये गलत, बी कट गया तो ये कट गया। अगला पढ़ते हैं, ही हैज डिस्कवर्ड, हां सब्जेक्ट और हैज डिस्कवर्ड वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब है, तो मतलब जो सी है ये आंसर हो सकता है, अभी क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो, ये पूरा आंसर नहीं है। हाँ बढ़िया बढ़िया बेटा, हाँ अब भी तो तूने स्माइली जो है स्माइल करके डाली ना, हाँ तो देखो, तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब ये हो सकता है। अब क्या कहता है, अनचेंज, तो अनचेंज तो वर्ब दे दिया, ना तो ऑब्जेक्ट, ना तो ऑब्जेक्ट, तो खैर आगे भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद उसने कोई ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव से या वर्ब से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो इसका मतलब है डी भी नहीं होगा, तो हमने डी भी काट दिया, अगर डी कट गया तो ए कट गया। ई ले लो, न्यू आर्ग्यूमेंट्स, हाँ न्यू आर्ग्यूमेंट्स जो है ये सब्जेक्ट हो सकता है, तो इसके बाद वर्ब होगी, तो ये हो सकता है, तो जो ई है आंसर ये हो सकता है। तो पॉइंट इज ये दोनों कट गए, आंसर इन दोनों में से। तो अब क्या करो, एक बार सी के बाद ए पढ़ लो, एक बार ई के बाद बी पढ़ लो, सी के बाद ए, ई के बाद बी, तो ऐसे पढ़ लो। तो अब ऐसे कर लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ई के बाद बी पढ़ लेते हैं, तो इसको पहला मानकर ई के बाद बी को दूसरा मान लेते हैं, एक बार इसकी मान लो, एक बार इसकी मान लेंगे। न्यू आर्ग्यूमेंट्स बट माई ओपिनियन इज, क्या ये मीनिंग आ रहा है, न्यू आर्ग्यूमेंट्स बट माई ओपिनियन इज, नहीं ये तो आ ही नहीं रहा मीनिंग, ये तो लॉजिक ही नहीं लग रहा, ये मतलब अर्थ भी तो निकलना चाहिए ना कोई, तो अर्थ नहीं निकल रहा, इसका मतलब है ये गलत। अब तीन गलत तो आंसर हो जाएगा बी, तो सी ए ई बी डी, तो आंसर ऐसे बनेगा, जो पहला होगा वो सी होगा, और ए ई बी डी, सी ए ई बी और डी, ये आंसर। देखो, तो पहला ही हैज डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर किया है, दूसरा क्या, न्यू फैक्ट्स, उसने नए फैक्ट्स डिस्कवर किए हैं, एंड एडवांस्ड, और फिर एक एडवांस, तो कहता है एडवांस न्यू आर्गुमेंट्स निकल कर आ गई, कि भाई उसने डिस्कवर किया है नए फैक्ट्स, और एडवांस में तो एडवांस हो गई है न्यू आर्गुमेंट, तो नई आर्गुमेंट निकल कर आ गई है ना, बट लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ओपिनियन जो है इज अनचेंज, लेकिन मेरे विचार अब भी अनचेंज्ड है। दैट्स इट, आंसर बन गया बी। इस तरह से बनाना होता है बेटा, इस तरह से बनाना होता है, ठीक है बेटा। हाँ हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्या बोल रहा है, देखो कोलोकेशन, देखो क्वेश्चन ही बोल दिया उसने कोलोकेशन, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं ना कोलोकेशन। अभी अभी मैं आपको लिख कर दिया था ना, मीट विद एन एक्सीडेंट, कि मीट विद एन एक्सीडेंट, कि जब एक्सीडेंट की बात आएगी, जब एक्सीडेंट की बात आएगी तो एक्सीडेंट होने के लिए मीट लगेगा, होने के लिए हैपन नहीं लगेगा। इसी को हम कोलोकेशन कहते हैं। जैसे मैं भी कहता, वो कह रहा था वार्म वेलकम, वार्म वेलकम, तो मतलब जो वेलकम होता है ना वो वार्म होता है, तो वार्म वेलकम कहते हैं। तो ये कोलोकेशन कहलाते हैं, कि मतलब फिक्स्ड चीजें हैं, कोई चीज है किसी चीज के साथ फिक्स्ड है, तो वार्म वेलकम होता है, मीट विद एन एक्सीडेंट होता है, तो ऐसी चीजों को कोलोकेशंस कहते हैं। अब जो कोलोकेशंस, हमने खुद कह दिया कि सही कोलोकेशन बताओ कि भैया बैंकरप्ट होने के लिए कौन सी वर्ब लगेगी, जैसे एक्सीडेंट होने के लिए कौन सी वर्ब, जैसे वेलकम होने के लिए कौन सा एडजेक्टिव। तो कहता है बैंकरप्ट, बैंकरप्ट होता है, बैंकरप्ट का ये सिनोनिम है इंसॉल्वेंट, सिनोनिम है बैंकरप्ट का। इसका मतलब होता है जो अपना पैसा वैसा ना दे सके, तो क्या कहते हैं इसे हिंदी में, बैंकरप्ट हो जाते हैं ना लोग, पैसा नहीं दे पाते हैं कोर्ट का, तो दिवालिया, इसे कहते हैं हम हिंदी में दिवालिया हो जाना, दिवालिया हो जाना, बैंकरप्ट। तो कहता है बैंकरप्ट के साथ सही वर्ब बताओ कौन सी है, कि भाई टेक बैंकरप्ट, गो बैंकरप्ट, कम बैंकरप्ट या गिव बैंकरप्ट, बताइए। गुड, तो आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा गो बैंकरप्ट। ये कोलोकेशन, क्या बैंकरप्ट के साथ जो वर्ब लगाएंगे वो गो लगाएंगे, एक्सीडेंट के साथ जो वर्ब लगाएंगे वो मीट लगाएंगे। ओए किंग जॉन, तू लड़ाई करता रहता है, देशों में भी लड़ाई कर रहा है, यहां क्लास में भी लड़ाई कर रहा है तू। ओए ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं ना बेटा, ठीक है। ये इंसॉल्वेंट, तो गो बैंकरप्ट, आंसर आ गया ना समझ में। तो बैंकरप्ट होने के लिए गो बैंकरप्ट, यू विल गो बैंकरप्ट इफ यू गैम्बल, यू विल गो बैंकरप्ट इफ यू गैम्बल। अगर तुम जुआ खेलोगे तो बैंकरप्ट हो जाओगे, समझ रहे, यू विल गो बैंकरप्ट इफ यू प्ले इफ यू गैम्बल, इफ यू गैम्बल, अगर तुम जुआ खेलो। हाँ इट्स ओके, चलो नेक्स्ट, सही प्रेपोजिशन। अब देखो सीधे सीधे बोल रहा है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन तो सही प्रेपोजिशन बताओ कौन सी है, इनमें से सही प्रेपोजिशन चुनो, कहता है इनमें से सही प्रेपोजिशन चुनो। हाँ, तो कहता है आर यू इंटरेस्टेड, तो बेटा फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इंटरेस्टेड के साथ इन, इट इज फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इट इज फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है इंटरेस्टेड इन, तो इंटरेस्टेड के साथ इन ये रहा, तो आंसर डी, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टेड के साथ इन, ठीक है मेरे बेटा। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन पूछ ली, देखो उसने बोलकर कह देता, बोलकर बता देता भैया कि ये करूं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी एंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम। बताइए बताइए बताइए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, बताइए कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ये भी देखिए कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ये देखिए कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया। तो बेटा ये आया कंडीशनल से, अब ये भी जो मैं बता रहा हूं कंडीशनल्स से, प्रोबेबल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन से आया है, जिसके अंदर हम क्या लगाते हैं, कंडीशन, कंडीशन एंड रिजल्ट। तो जो कंडीशन होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और रिजल्ट जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप जरा चेक कर लो, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी पैसिव वॉइस में है फ्यूचर, और बी प्लस V3 इंडेफिनिट। जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है विल बी एंश्योर्ड, वो सुनिश्चित की जाएगी अगर, अब देखो ये हमारा रिजल्ट है, अब कंडीशन, तो इफ दे ट्राई टू सबमिट, इफ दे ट्राइड नहीं होगा, इफ दे ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम, कहता अगर वो प्रपोजल समय पर सबमिट कर देंगे, अगर वो प्रपोजल समय पर सबमिट कर देंगे, तो बेटा वो कह रहा है जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है वो इंश्योर हो जाएगी। भाई आप क्या कहते हैं, आप सबमिट कर दो अपना प्रपोजल पहले, तो फंड समय पर, अगर फंड भी आपको मिल जाएगा, अगर आपने ऐसा किया तो रिजल्ट क्या आएगा। तो ये कंडीशन है, तो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, तो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, तो उसने पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, गड़बड़ हो गया, आंसर डी। क्लियर हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इट इज ये आर्टिकल, कहता आर्टिकल को देखते हुए आपको सही सेंटेंस बताना है,
और जनरली इसके अंदर आर्टिकल से रिलेटेड एरर्स आएंगे। देखो आर्टिकल का सही यूज बता रहा है सिर्फ कि आर्टिकल को आप कहां कहां फिट कर सकते हो, कहां कहां नहीं कर सकते। आर्टिकल से रिलेटेड एरर बताइए। ये कौन सा वाला ठीक है? कृपया इधर उधर की सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध किया जाता है, कृपया करके इधर उधर की बातें ना करें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें। थैंक यू मेरे दोस्तों। आइए, इट इज ए नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी। तो कहता है इट इज ए नाइस पार्टी, बट आंसर जो है ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये ठीक है। बाकी इनमें क्या गड़बड़ है ये भी देखो। तो कहता है इट इज ए पार्टी, कि यह एक पार्टी है। आई एम एंजॉइंग एन पार्टी, बेटा ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है, तो एन कैसे आ गया? क्योंकि एन वोवल साउंडिंग वर्ड्स के साथ आता है, ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है, तो ये गलत हो गया। इट इज पार्टी कह नहीं पाओगे, क्योंकि नियम है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन लगता है। आप ऐसे नहीं कह पाओगे आई एम ए डॉक्टर, तो आप इस ऐसे तो कह पाओगे, लेकिन यहां से ए नहीं हटा सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते आई एम डॉक्टर, आप ऐसे नहीं कह पाओगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए देना पड़ेगा, ए या एन, तो आई एम ए डॉक्टर, तो दैट्स इट। तो इट इज ए पार्टी होगा। एक तो ये गलती, और दूसरा आई एम एंजॉइंग। जब किसी नाउन को रिपीट करते हैं, वो डेफिनेट बन जाता है, और डेफिनेट नाउन के साथ द आता है, तो इधर भी गलती, इधर भी गलती, इधर द आएगा, तो ये भी क्या है ना। दूसरा इट इज द पार्टी, ये वही पार्टी है, ये ठीक हो सकता है, वही पार्टी। आई एम एंजॉइंग एन पार्टी है, यहां पर एन जो है वो वोवेल साउंडिंग वर्ड्स के साथ आता है, ना कि कॉन्सोनेंट, और पार्टी कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है, तो ये भी गया। तो ये है सही ए। तो ए कहां पर है? ए यहां पर है, इन चारों में ए यहां पर है, तो आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। क्लियर है? तो आज के लिए 19 क्वेश्चंस हो गए बेटा। आज हमने 19 क्वेश्चन सोल्व किए। तो आज के लिए क्लास इतनी, मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट, जय हिंद, जय भारत।